हमें जो पढ़ना है बच्चों, इट इज थर्मल एक्सपांशन। व्हेन सॉलिड और गैस और लिक्विड इज हीटेड, क्या होगा? एनर्जी मिलेगी एटम्स को, इनके बीच में जो एटम्स है इन्हें एनर्जी मिलेगी। एंड जैसे ही बच्चों इन्हें एनर्जी मिलती है तो ये होंगे बच्चों एक्सपांड। ठीक है, क्योंकि एनर्जी मिलने की वजह से वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगे, वाइब्रेशंस इंक्रीज होने की वजह से ये एक्सपांड होगा बच्चों। सो ये होता है बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, बिहाइंड थर्मल एक्सपांशन। तो क्या बच्चों आपको ये याद रहेगा थर्मल एक्सपांशन का? अब देखो इसमें भी ऐसे होता है, इफ सपोज हम सॉलिड्स के लिए चेक करें तो सॉलिड्स के लिए एक्सपांशन मिनिमम होगा, गैसेस के लिए थर्मल एक्सपांशन मैक्सिमम होगा। ऐसे क्यों? क्योंकि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मैक्सिमम। आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लर्न किया होगा, सॉलिड लिक्विड गैसेस। सॉलिड में बच्चों सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, उसके बाद लिक्विड में एंड सबसे कम गैस में। उसकी वजह से ही अगर मैं गैस को कुछ हीट करता हूं तो उसका एक्सपांशन सबसे ज्यादा होगा, सॉलिड का एक्सपांशन सबसे कम होगा, बट हाँ होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, सो सॉलिड्स के लिए भी अगर मैं चेक करूं, यहां पे मैं लिख के देता हूं, सॉलिड्स के लिए एक्सपांशन जो है बच्चों इट इज मिनिमम। ठीक है, क्यों ऐसा है बताओ? सिंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है दे आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स, देयरफॉर एक्सपांशन इज मिनिमम। वही अगर मैं बात करूं बच्चों गैस की, तो गैस के लिए एक्सपांशन इज मैक्सिमम। क्यों ऐसे होगा? सिंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मिनिमम। ये है बच्चों गैस के लिए। क्या आपको ये बेसिक याद रहेगा फॉर सॉलिड्स एंड गैस कि किसमें एक्सपांशन कैसे होगा? ठीक है, एंड मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया, इफ सपोज देयर इज रिंग, ठीक है, जो एग्जैक्टली एक स्पीयर जो विच इज मेड अप ऑफ सॉलिड, अगर वो एग्जैक्टली अलाउ करती है नीचे जाने के लिए, नीचे हीट करो, वापस उसे उठाओ, वो अब उसमें से निकल नहीं सकता। जो रिंग है ना बच्चों, उसमें से निकलेगा नहीं है। ये क्यों हुआ बच्चों? बिकॉज ऑफ एक्सपांशन। तो अगर हम सॉलिड्स के लिए थर्मल एक्सपांशन चेक करें तो इसमें भी हमें तीन मिलेंगे। एक तो वन डे एक्सपांशन, ठीक है, फर्स्ट जो है बच्चों इट इज वन डायमेंशनल एक्सपांशन, ठीक है, जिसे हम लीनियर एक्सपांशन भी कहते हैं। वन डायमेंशनल एक्सपांशन को ही क्या कहते हैं बच्चों? हम लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है इट इज 2D एक्सपांशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है बच्चों इट इज 2D एक्सपांशन। 2D को हम सुपरफिशियल भी कहते हैं, सुपरफिशियल एक्सपांशन ये भी कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो होता है इट इज 3D एक्सपांशन। ये तीनों मैं समझा देता हूं, पहले लिख लेता हूं। 3D एक्सपांशन ये जो है इट इज वॉल्यूम एक्सपांशन, इसे एरियल एक्सपांशन भी कहते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, इफ सपोज मेरे पास है बच्चों ये रॉड, इस रॉड को मैं अगर हीट करता हूं तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर मैं इस रॉड को हीट करता हूं इट्स लेंथ विल इंक्रीज। सो चेंज जो है बच्चों ये लेंथ के अंदर आया है। चेंज किस में आया है? लेंथ के अंदर। सो ये हो गया वन डे एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन, जिसमें लेंथ चेंज होती है। हीट करने के बाद क्या चेंज होगा बच्चों? लेंथ। ठीक है, एक मिनट, अभी ठीक है। अभी मुझे लगता कि वॉइस सबको सही सही सुनाई दे रहा होगा। पहले वो दूसरे माइक का चालू था, इसकी वजह से दिक्कत गई थी। अब मुझे लगता नाउ ओके है। देखो बच्चों, इफ सपोज देयर इज रॉड, तो रॉड के अंदर होगा लीनियर एक्सपांशन। इफ सपोज हमारे पास है एरिया, फॉर एग्जांपल दिस बोर्ड, ठीक है, अगर हम इसे हीट करते हैं तो क्या इंक्रीज होगा बताओ बच्चों? एरिया इसका इंक्रीज होगा, एरिया बढ़ेगा ना। प्लेट है हमारे पास, एक प्लेट को हीट करो, एरिया इंक्रीज होगा बच्चों। ठीक है, सो फर्स्ट था लीनियर, दूसरा था एरिया।
थर्ड है 3D, जैसे मैंने अभी बताया आपको, स्पीयर है, अगर आपके पास एक आधा स्पीयर है, स्पीयर को हीट करो वो भी एक्सपांड होगा, सो इट इज 3D एक्सपांशन। सो बच्चों ऐसे हमें 1D 2D 3D ऐसे हमें एक्सपांशंस चेक करने मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें से हमें जो पढ़ना स्टार्ट करना है बच्चों, इट इज 1D एक्सपांशन और लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। सो फर्स्ट वाला पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज लीनियर और 1D एक्सपांशन। अब देखो समझो इस बात को, इफ सपोज देयर इज रॉड, एक रॉड है बच्चों, ठीक है, जिसकी लेंथ है L, ठीक है। इफ सपोज मैं इस रॉड को हीट करता हूं तो क्या होगा, ये हमें चेक करना है लीनियर एक्सपांशन के लिए, ठीक है। दिस रॉड इज हीटेड, रॉड इज हीटेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी इतना हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, सो रॉड की लेंथ क्या होगी, कैसे चेंजेस आएंगे, ये हम सब देखने वाले हैं बच्चों। देखो अब क्या होगा, मैं एक काम करता हूं, पहले मैंने इतना सा रॉड ले लिया, ठीक है, एंड इसे हीट कर दिया बच्चों, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल कुछ इतना होगा। मैं दूसरी बार एक काम करता हूँ, रॉड की लेंथ थोड़ी बढ़ा देता हूँ एंड अब टेम्परेचर उतने ही डिग्री सेल्सियस से बढ़ाता हूँ, तो मुझे समझ में आता कि चेंज इन लेंथ और बढ़ गई। मीन्स चेंज इन लेंथ जो है बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल लेंथ ऑल्सो। मीन्स पहले रॉड की लेंथ अगर इतनी है, टेम्परेचर कुछ बढ़ा दिया तो चेंज इन लेंथ इतनी होगी, थोड़ी कम। इफ सपोज रॉड की लेंथ पहले ही ज्यादा है, अब हीट करके देखो, अब तो एक्सपांशन और ज्यादा होगा ना। मीन्स चेंज इन लेंथ जो है बच्चों, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। क्या इतना समझ में आया आपको? हमें चेंज इन लेंथ ही तो ढूंढनी है, बाद में कितनी चेंज इन लेंथ होगी, तो बाद में तो रॉड हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा ना बच्चों, हीट करने के बाद ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, कुछ ना कुछ डेल्टा एल इंक्रीज होगी लेंथ, ये डेल्टा एल इंक्रीज होगी। तो डेल्टा एल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, पहले कितनी ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा कि डेल्टा एल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। मीन्स इफ सपोज ये जो रॉड है इसका टेम्परेचर मैंने 5 डिग्री से बढ़ा दिया तो कुछ चेंज इन लेंथ होगी, बट आप ये समझ सकते हो कि इफ सपोज मैं इसका टेम्परेचर 5 की जगह 10 डिग्री से बढ़ाता हूं तो और चेंज इन लेंथ होगी। मीन्स जितना ज्यादा मैं चेंज इन टेम्परेचर करूंगा उतना ज्यादा लेंथ इंक्रीज होगा बच्चों। सो आपको ये याद रखना है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज उतना ज्यादा चेंज इन लेंथ। सो हम डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी ऐसा भी लिख सकते हैं कंबाइन करके। इफ सपोज मैं ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटा दूं बच्चों, तो आपको पता होगा कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटाने के बाद एक कांस्टेंट आता है, तो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एक कांस्टेंट जिसे अल्फा कहते हैं, ठीक है। ये अल्फा अलग है, ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, ठीक है ना। ये आया जो अल्फा, ये अलग है, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये आई बच्चों चेंज इन लेंथ, जो आपको फॉर्मूला लर्न करना है। ये जो अल्फा आया बच्चों, ये क्या है? इट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। क्या कहते हैं इसे? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन के लिए कोएफिशिएंट क्या होता है? मीन्स इफ सपोज मैं कुछ डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो चेंज इन लेंथ कितनी होगी ये बताता है। ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता है। फॉर एग्जांपल स्टील के लिए अलग, ब्रास के लिए अलग, ऐसे मेटल्स के हिसाब से चेंज होगा ये, ठीक है। तो ये है बच्चों। सो डेल्टा एल के लिए फॉर्मूला कितना है? अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। और आगे देखो, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं यहां से, एक और मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख के देता हूं, डेल्टा एल बाय एल नॉट इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये आगे चल के काम में आएगा बच्चों। क्या लिखा अभी हमने? डेल्टा एल बाय एल नॉट विल बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया, ठीक है। अब इफ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग फाइनल लेंथ, सो फाइनल लेंथ जो होगी बच्चों, ये होगी इनिशियल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ। मीन्स ये जो फाइनल लेंथ है यहां से लेके यहां तक एल फाइनल, तो ये किस किस की एडिशन होगी बच्चों? ये होगी एल नॉट ओरिजिनल लेंथ की एंड चेंज इन लेंथ की। मीन्स मैं लिखूंगा इसे एल नॉट प्लस डेल्टा एल की जगह पे अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। क्या इसमें से बच्चों कुछ कॉमन निकलता? कांस्टेंट एल नॉट कॉमन निकलता है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आती है बच्चों एल फाइनल। सो आपको क्या क्या याद रखना है इसमें? पहले
तो एक्सपांशन जो है सॉलिड्स में तीन तरीके का मिलेगा हमें। 1D मीन्स लीनियर, 2D मीन्स एरियल, 3D मीन्स वॉल्यूम। उसमें से हमने पहला पढ़ना स्टार्ट किया विच इज लीनियर। एक रॉड लिया हमने जिसकी लेंथ है L, उसे हीट किया तो हमें समझ में आया कि चेंज इन लेंथ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो। अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूं तो डेल्टा एल की जगह पे बच्चों अल्फा एल नॉट डेल्टा टी ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। सो फाइनल जो लेंथ है बच्चों इट इज ओरिजिनल प्लस चेंज इन लेंथ। फाइनल जो लेंथ होगी इट इज ओरिजिनल प्लस चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी है? अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। सो एल फाइनल विल बी इक्वल टू एल नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये बच्चों आया फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ये किसके लिए? लेंथ के लिए। एंड डेल्टा एल बाय एल नॉट भी मैंने एक लिख के दिया जो आगे चल के काम में आएगा, ठीक है। सो यहां तक का बच्चों आप अच्छे से लिख लो। देखो बच्चों नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है इट इज सुपरफिशियल एक्सपांशन। सुपरफिशियल एक्सपांशन में क्या होगा? एरिया विल इंक्रीज। सो हम पहले एक प्लेट ले लेते हैं हुज एरिया इज ए, ठीक है, प्लेट हैविंग एरिया ए। इफ सपोज आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, मैं इसका टेम्परेचर बाय डेल्टा टी इंक्रीज करता हूं, ठीक है, टेम्परेचर बाय डेल्टा टी इंक्रीज कर लिया हमने। सो क्या होगा बच्चों बताओ? एरिया विल इंक्रीज बाय, एरिया विल इंक्रीज बाय डेल्टा ए। डेल्टा ए से एरिया इंक्रीज होगा। सो फाइनल टेम्परेचर जो है वो कितना होगा बच्चों? T प्लस डेल्टा टी। एंड फाइनल एरिया जो है ये होगा ए नॉट। ये एरिया ए नॉट ले लेता हूं मैं ओरिजिनल AO प्लस डेल्टा ए, ठीक है। अब इफ सपोज मुझे ये डेल्टा ए कैलकुलेट करना है, मीन्स बाद में जाके ये जो ब्लू मैंने बताया है ये हो गया इसका एरिया, क्योंकि एरिया सारों तरफ मीन्स सारी साइड से इसका एरिया बढ़ गया इस प्लेट का। तो मुझे ये चेंज इन एरिया निकालना है। तो इसके लिए मैंने ऐसे कुछ ऑब्जर्व किया कि इफ सपोज ये प्लेट अगर थोड़ी बड़ी होती तो ये चेंज इन एरिया भी ज्यादा होगा। इफ प्लेट है थोड़ी कम, छोटी लेंथ की, छोटे एरिया की प्लेट है, सो चेंज इन एरिया भी कम होगा। मीन्स हमें ये समझ में आता है बच्चों कि ये जो चेंज इन एरिया है दिस डेल्टा ए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं तो ये जो आपके सामने बोर्ड है, इफ सपोज इसको मैंने हीट किया कुछ एरिया इंक्रीज होगा। इफ सपोज बोर्ड छोटा रहता मैं हीट करता तो उसका भी एरिया इंक्रीज होगा, बट वो एरिया जो इंक्रीज होगा वो पहले वाले से थोड़ा कम होगा। मीन्स हमें ये समझ में आता है कि डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल एरिया। पहले जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा चेंज इन एरिया, ठीक है। दूसरा कि इफ सपोज मैं इस बोर्ड का टेम्परेचर 5 डिग्री से बढ़ाऊं तो चेंज इन एरिया होगा। मैं अगर 10 डिग्री से बढ़ाऊं बच्चों तो और चेंज इन एरिया होगा जो कि ज्यादा होगा पहले से। मीन्स डेल्टा ए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो, और डेल्टा ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट डेल्टा टी। इफ सपोज ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को मैं हटा दूं बच्चों, सो मैं ये ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा ए विल बी इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, बीटा आता हूं, बीटा ए नॉट डेल्टा टी। सो ये जो बीटा है बच्चों, ये बीटा क्या है? बीटा इट इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। क्या बच्चों बताओ? इट इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। क्या हम यहां से ऐसा राइट कर सकते हैं बच्चों? डेल्टा ए बाय ए नॉट विल बी इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। डेल्टा ए बाय ए नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? बीटा डेल्टा टी लिख सकते हैं। हो गया, इतना सिंपल। ये क्यों लिखा होगा थोड़ी देर में आपको समझ में ही आता। अब ये जो मैंने थोड़ी देर पहले अल्फा लिखा था बच्चों, बीटा लिखा था, इन दोनों के मैं यूनिट्स लिख के देता हूं यहाँ पे, यूनिट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा एंड बीटा के यूनिट्स देख लेते हैं हम। देखो एरिया गेट कैंसल्ड, बीटा विल बी इक्वल टू 1 बाय डेल्टा टी, मीन्स 1 बाय टेम्परेचर। तो अल्फा एंड बीटा के दोनों के यूनिट पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन रहेगा बच्चों, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लगाओ या केल्विन में यूज करो सेम ही होता। ये हमने पढ़ाया भी था आपको वीडियो भी मिल जाएगा हमारा इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि डेल्टा अगर है तो डेल्टा टी सेम इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, ठीक है बच्चों। अब देखो
मैं एक काम करता हूं, मैं आपको रिलेशन ढूंढ के बताता हूं बच्चों अल्फा एंड बीटा के बीच में, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन के बीच में। ठीक है, देखो अब क्या होगा। सो इट इज नाउ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा के बीच में। सो हमें बच्चों क्या ये पता है कि एरिया विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर। अगर मैं ये साइड एक स्क्वायर मान के चलता हूं तो एरिया विल बी डायरेक्टली इक्वल्स टू एल स्क्वायर। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, यूनिट डायमेंशंस में हम एरर्स के लिए लिखते हैं या फिर चेंजेस के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा ए बाय ए विल बी इक्वल टू, ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई होती है बच्चों, सो ये आता है ट्वाइस डेल्टा एल बाय एल। इसके ये जो है इसका भी मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट डायमेंशंस में, हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट भी है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन नीट जेडबलई, उसमें हमने एरर्स लिमिट में भी ये पढ़ाया था बच्चों। सो डेल्टा ए बाय ए विल बी इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा एल बाय एल। बट देखो डेल्टा ए बाय ए कैन बी रिटर्न एज, ये डेल्टा ए बाय ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, बीटा डेल्टा टी। सो मैं लिख सकता हूं बीटा डेल्टा टी विल बी इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा एल बाय एल को थोड़ी देर पहले देखो, याद करो क्या लिखा था हमने, थोड़ी देर पहले लिखा था बच्चों डेल्टा एल बाय एल को अल्फा डेल्टा टी, ये ऐसा। तो क्या यहां से डेल्टा टी कैंसिल होगा बच्चों, मींस हमारे पास रिलेशन क्या निकल के आया, बीटा इक्वल्स टू ट्वाइस अल्फा एरर्स लिमिट के साथ, या फिर ये स्मॉल चेंजेस है तो। सो ये बच्चों हमने एक रिलेशन भी आपको ढूंढ के दिया विच इज रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ एरियल और सुपरफिशियल एक्सपांशन। सॉरी यहाँ पे, अरे ये यहाँ पे एरियल चाहिए बच्चों या फिर सुपरफिशियल, ये एक करेक्शन चाहिए। ठीक है, सो आप इसे पॉज कर लो एंड लिख लो अच्छे से। देखो और देखो बच्चों, इफ सपोज हमें इसका फाइनल एरिया बताना है तो हम फाइनल एरिया भी बता सकते हैं। एरिया फाइनल कैसे होगा बच्चों बताओ, फाइनल एरिया विल बी इक्वल टू ओरिजिनल प्लस डेल्टा ए। सो देखो ए फाइनल विल बी इक्वल टू ओरिजिनल प्लस डेल्टा ए, तो अभी हमने लिख के दिया आपको, कितना है बताओ बच्चों बताओ, बीटा ए नॉट डेल्टा टी। क्या इसमें से ए नॉट कॉमन निकलेगा, ए नॉट कॉमन निकल गया, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। सो ये आया बच्चों फाइनल एरिया के लिए फॉर्मूला। सो आपको अब तक कितने फॉर्मूले बताए हमने, एक चेंज इन लेंथ के लिए, फिर फाइनल लेंथ के लिए, फाइनल लेंथ के लिए था एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, फाइनल एरिया के लिए आया बच्चों ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, वेयर बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल और सुपरफिशियल एक्सपांशन। देखो बच्चों नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है इट इज वॉल्यूम एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन में क्या होगा, हम एक ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, ब्लॉक ले लेते हैं जिसका वॉल्यूम ओरिजिनल है V नॉट। अब इसे हम करते हैं हीट, ठीक है। सो टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक इज इंक्रीज्ड, ये हमने इंक्रीज कर लिया, कहां से कहां तक, फ्रॉम T टू T प्लस डेल्टा टी, डेल्टा टी से हमने इंक्रीज कर लिया, और बाय डेल्टा टी, इसे बाय डेल्टा टी भी कह सकते हैं, और 2T प्लस डेल्टा टी ये कर दिया। सो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम चेंज होगा, कहां से कहां तक, वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम, पहले अगर V नॉट है तो फाइनल होगा V नॉट प्लस डेल्टा V वॉल्यूम बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से एक्सपांड होगा सॉलिड। एंड क्यों एक्सपांड होगा, मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर हम हीट देते हैं तो एनर्जी देते हैं, एनर्जी की वजह से एटम के बीच में जो स्पेस है वो इंक्रीज होगी, एंड उसकी वजह से सॉलिड, लिक्विड और गैस है तो एक्सपांड होगा। हम सॉलिड का चेक कर रहे हैं, सॉलिड में भी वॉल्यूम एक्सपांशन चेक किया हमने। अब देखो इफ सपोज मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो देखो बच्चों क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा थोड़ा, ये जो हमने नेक्स्ट बताया, इतना ज्यादा तो नहीं होता है बट समझाने के पर्पज से मैं ये आपको बता रहा हूँ। ये होगा V फाइनल विच विल बी इक्वल टू ओरिजिनल प्लस डेल्टा V। सो V जो फाइनल है बच्चों, ठीक है, V फाइनल कितना होगा, V नॉट प्लस डेल्टा V इतना होगा। अब ये डेल्टा V ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये जो ब्लॉक है इट इज 3D शेप, ये 3D शेप्ड है। पहले हमने रॉड 1D शेप देखा, उसके बाद बोर्ड जो है इट इज 2D शेप देखा, दिस ब्लॉक इज इट ऑफ 3D शेप। तो ये जो 3D शेप है, इफ सपोज मैं ये V नॉट की जगह थोड़ा बड़ा सा ब्लॉक लूं
तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये और इंक्रीज होगा। मीन्स इसकी जो साइज है इसके ऊपर डिपेंड करता ना, ये जो क्यूब है ये क्यूब अगर बड़ा है तो चेंज इन वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, क्यूब छोटा है तो चेंज इन वॉल्यूम भी कम होगा। मीन्स दिस डेल्टा वी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी ओरिजिनल, पहले ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, ठीक है। ऑल्सो डेल्टा वी इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, हम कितने डिग्री सेल्सियस से कितने केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। इफ सपोज हम ज्यादा केल्विन या ज्यादा डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और ज्यादा एक्सपांशन होगा। इफ सपोज मैं इसे कंबाइन करता हूं तो डेल्टा वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट डेल्टा टी, ठीक है। सो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटाने के बाद क्या आएगा बच्चों बताओ, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटाने के बाद एक कांस्टेंट आएगा जिसे गामा लिखेंगे हम, गामा वी नॉट डेल्टा टी। ये जो बच्चों गामा आया है, ये गामा क्या है, गामा इट इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, इसे ही क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। अब तक हमने कितने कोएफिशिएंट चेक किए बच्चों, 3, लीनियर, सुपरफिशियल, देन वॉल्यूम। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूं बच्चों, डेल्टा वी बाय वी नॉट विल बी इक्वल टू गामा डेल्टा टी, ये भी हमारे काम में ही आने वाला है, ये हम रिलेशन लिख सकते हैं। और देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, फाइनल वॉल्यूम जो है V final will be equal to V naught plus this delta V, ठीक है। सो V naught plus डेल्टा V की जगह गामा V naught डेल्टा T, क्या इसमें से बच्चों V naught कॉमन निकलेगा, 1 प्लस गामा डेल्टा T, ये आता है बच्चों फाइनल वॉल्यूम V naught 1 प्लस गामा डेल्टा T। एंड ये जो गामा है इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, ये ऐसे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। सो ये है थर्मल एक्सपांशन फॉर वॉल्यूम, ठीक है। तो पॉज करो, इसे अच्छे से लिख लो। देखो बच्चों नेक्स्ट जो हमें ढूंढना है इट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। सो मैंने अब तक आपको अल्फा एंड बीटा के बीच में रिलेशन निकाल के बताया है, मैं आपको और एक रिलेशन निकाल के बताता हूं, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा एंड बीटा हो गया, बीटा एंड गामा निकालना है हमें। सो मैं एक काम करता हूँ, गामा एंड अल्फा के बीच में रिलेशन निकाल के देता हूँ बच्चों आपको फिर अपने आप बीटा एंड गामा के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। सो देखो मैंने क्यूब निकाल के दिया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है, क्यूब जिसका वॉल्यूम V था। सो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इट इज इक्वल टू L क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है बच्चों, साइड क्यूब। इफ सपोज मैं यहाँ पे लगा दूं चेंजेस, तो डेल्टा V बाय V विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 3 से, थ्राइस डेल्टा L बाय L, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। डेल्टा V बाय V थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे लिख के मिला होगा, डेल्टा V बाय V था गामा डेल्टा T, ठीक है। एंड मैं सभी लिख के देता हूँ, डेल्टा A बाय A था बीटा डेल्टा T एंड डेल्टा L बाय L था अल्फा डेल्टा T। इसकी वजह से मैंने ये 3 रिलेशन भी बच्चों आपको लिख के दिए थे, ठीक है। इफ सपोज मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ, डेल्टा V बाय V की रखो, गामा डेल्टा T विल बी इक्वल टू थ्राइस अल्फा डेल्टा T, ये गेट कैंसल्ड। मीन्स हमारे पास रिलेशन क्या है बच्चों, गामा इक्वल्स टू थ्राइस अल्फा एंड थोड़ी देर पहले बीटा इक्वल्स टू कितना आया था बच्चों, ट्वाइस अल्फा। इफ सपोज मैं डिवाइड कर लूं इन दोनों को, सो गामा बाय बीटा विल बी इक्वल टू 3/2, मीन्स गामा इक्वल्स टू 3/2 बीटा और 1.5 बीटा। सो मैंने बच्चों आपको अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन बताया, फिर बीटा अल्फा के बीच, फिर गामा अल्फा के बीच में एंड देन सबसे लास्ट में गामा एंड बीटा के बीच में। सो बच्चों ये हमने रिलेशन निकाल लिए। मैं इन्हें ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा विल बी इक्वल टू 1:2:3, ऐसा भी बच्चों हम लिख सकते हैं। सो ये था बेसिक्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन। सो आज हमने बहुत आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है, न्यू हमने यूनिट स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे मैं अब कल लीनियर एक्सपांशन के और आगे के कंसेप्ट पढ़ाऊंगा बच्चों आपको, ठीक है। सो इसे पॉज करो एंड लिख लो अच्छे से।